तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत के कई ठिकानों पर, कई सैन्य ठिकानों पर, रिहायशी इलाकों में अटैक करने की कोशिश की गई मिसाइलों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, और हर हमले को नाकाम किया भारत की सेना ने। अब इन सब के बीच में जिक्र आ रहा है हमारी एक मिसाइल का जिसका नाम है ब्रह्मोस। सर, ये इसकी चर्चा क्यों हो रही है? और जो बीकानेर में कुछ अवशेष मिले हैं, और ये भी हम पहले देखें, ये क्या है, थोड़ा सा ये बताइए। विकास, ये इसको कहेंगे बूस्टर और नोज। अब बूस्टर और नोज क्या है? आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी आप सबने, तो उसमें एक जब पर्टिकुलर एक समय तक एक जगह तक पहुंच जाती है गाड़ियां, तो वो एक नाइट्रोजन के जरिए अपनी स्पीड को एक फाइनल पुश देते हैं और बहुत तेज रफ्तार के साथ अपने फिनिशिंग टच तक कार पहुंचती है उस फिल्म में। धूम में भी ऐसे ही होता था। धूम की बाइक याद करिए, जॉन अब्राहम की। हाँ, पर वो धूम में मुझे उदय चोपड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैं जॉन अब्राहम की तरफ नहीं देखता हूँ। हाँ, पर तो उस तरह से ये बूस्टर जो है, ब्रह्मोस के जो काम करने की टेक्नोलॉजी है, लॉन्चर से वो मिसाइल हवा में जाती है और उसके बाद एक ऊंचाई पर पहुंचकर बूस्टर ऑन होता है और बूस्टर उसको एक उसका फाइनल रफ्तार देता है और वो अलग हो जाता है, वहाँ पे अलग होकर गिर जाता है उसी जगह पे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बूस्टर और नोज हैं, जो कि वहाँ पे ये है कि इस जगह पे जहाँ पे है, यहाँ पे इसने बूस्टर लॉन्च किया होगा, उसको उसके टारगेट की तरफ भेजा होगा और यहाँ पे गिर गया, तभी इसका एक टुकड़ा मिला है। अब वो टारगेट क्या हो सकता है? जिस जगह पे ये पाया गया है वहाँ के आसपास बहावलपुर है, रावलपिंडी है और रफीकी एयरबेस है। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें पाकिस्तान के 4 एयरबेस की बात हुई थी। कौन कौन से थे वो? उसमें एक ये रफीकी था रावलपिंडी के पास में। तो अगर बीकानेर में ये जो गिरा है, नूर एयरबेस भी था, मुरीद भी था, लेकिन जो रफीकी एयरबेस है उससे यहाँ जो पोजीशन मिली है वो सटीक मेल खाती है कि अगर एक बूस्टर गिरा है तो मतलब इस्तेमाल किया गया है ब्रह्मोस। और कहाँ जा सकता है? तो ये 3 टारगेट हैं, बहावलपुर, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस। ओके, इस पर अभी कोई ऑफिशियल लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये जो टुकड़ा मिला है उसके उस पर कर सकते हैं, आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर गया है तो इन 3 में से किसी एक टारगेट को उसने हिट किया है। बिल्कुल। तो और पाकिस्तानी जो मीडिया हाउसेस हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं अपने तमाम खबरों में कि भारत की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब मुझे ज़रा इसकी खासियत के बारे में बताइए, और ये जो कॉम्बिनेशन है, कैसे ये 2 देशों के नामों से मिलकर बना, उसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, सबको मालूम है कि भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है और ये जो नाम है ब्रह्मोस, ये 2 नदियों को मिलाकर बना है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी। इन दोनों को मिलाकर बना है ब्रह्मोस। भारत का DRDO इसमें शामिल है और रूस का NPOM जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल है। दोनों से मिलकर एक कंपनी बनी है जिसमें करीब 56% हिस्सेदारी भारत की है और 44% रशिया की है। तो इसका जो नाम है ब्रह्मोस वहाँ से आया। 1998 में, यानी कि जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उससे पहले से इस मिसाइल पर काम शुरू कर दिया था भारत और रशिया ने मिलकर, और करीब 1200 करोड़ का डेवलपमेंट का खर्च आया, माफ कीजिएगा 12,000 करोड़ का डेवलपमेंट का खर्च आया, और उसके बाद भारत को ये मिसाइल मिली है जो आज हम जिसके बारे में सुन रहे हैं। किस ईयर में हमारे बेड़े में शामिल हुआ? देखिए, इसके कई वर्जन हैं। सबसे पहला जो बेसिक वर्जन बना वो 2007 में भारतीय थल सेना को दिया गया। उसके बाद इसमें और एक्सपेरिमेंट हुए। 6 साल बाद इसका एक नेवल वर्जन तैयार होता है और वो इंडियन नेवी को दिया जाता है, जो शिप से किसी ज़मीन पर हमला करने की ताकत रखता है। तो एक तरह से और ज़्यादा लीथल हो जाता है क्योंकि दुश्मन एक और तरफ से घिर जाता है। फिर इस पर और मेहनत होती है और ज़्यादा इसका डेवलपमेंट किया जाता है, और एयर टू सरफेस वर्जन इसका वो 2020 में जब सुखोई ने इसको इस्तेमाल किया तब दुनिया ने देखा कि अच्छा, ब्रह्मोस का एक तीसरा वर्जन एयर टू सरफेस भी आ चुका है। लेकिन अभी यहीं ख़त्म नहीं है कहानी, इसके और वर्जन भी आ रहे हैं। इसका सबमरीन वर्जन जो है उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी उसके प्रोटोटाइप का, जो हम कहते हैं पहला जो मिसाइल होता है टेस्ट के लिए, वो सामने आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी सबमरीन के अंदर से अचानक से एक सुपरसोनिक मिसाइल निकलेगी और दुश्मन को हिट करेगी। तो सुपरसोनिक मतलब उसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 तक होती है, यानी कि जो ध्वनि की रफ्तार है
हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों को कि जो मेरे मुंह से आवाज़ निकली और आपके कान तक पहुंची, ये ध्वनि की रफ्तार है, मैक 1 इसको कहेंगे। इससे 3 गुने ज़्यादा रफ्तार से वो मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो पाथ होता है जाने का, वो ज़मीन से बेहद करीब होता है, तो किसी भी रेडार के लिए इसको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरी बात, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं अग्नि वगैरह, उनका पाथ फिक्स होता है, तो इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है। वो पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाती हैं, ऊपर अपना टारगेट सेट करती हैं और फिर नीचे एक निश्चित दिशा में गिरती हैं, तो उनको हिट करना आसान है। वो फायर एंड फॉरगेट कही जाती हैं कि अब दागो और भूल जाओ, वो अपना काम कर देंगी अगर बीच में ना रोक ली गई। इसीलिए उनको रोकना आसान है, अपेक्षाकृत आसान है, मतलब आसान तो कुछ भी नहीं है। इसको इस मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये कंट्रोल कर सकते हो, लॉन्च करने के बाद 2 बार इसका टारगेट आप चेंज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। इसका कंट्रोल रहता है हाथ में, तो इस पर कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको पकड़ना, इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा ये सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो तबाही मचाती हैं। 800 किलोमीटर तक की रफ्तार है इसकी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 800 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। 800 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। 290 पहला वर्जन आया था इसका, और 800 तक इसको इम्प्रूव किया गया। और अब जो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल पे काम चल रहा है, वो 1500 किलोमीटर तक की रेंज उसकी बताई जा रही है। बिल्कुल, तो जल थल नभ तीनों जगह से अभी कर सकते हैं, और सबमरीन वाला वर्जन अभी आने वाला है। इसके अलावा 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड, विस्फोटक गोला बारूद इसके अंदर डाला जा सकता है। वो कन्वेंशनल भी हो सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है। बिल्कुल। और तो आज जो रक्षा मंत्री ने लखनऊ में जो उद्घाटन किया, वहाँ क्या होना था? देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल उसकी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं सामने आई है, बट यह है कि प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहाँ इनमें से किसी एक वेरिएंट का, या हो सकता है जो अब तक मौजूद सारे वेरिएंट का प्रोडक्शन वहाँ से हो। अब हर साल इसकी एक प्रोडक्शन चेन होती है, तो एक प्रोडक्शन चेन वहाँ भी बनाई जा रही है, और करीबन 20 से 35 दिन लगते हैं एक मिसाइल को एक प्रोडक्शन चेन से निकलने में। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि साल के 18-20 मिसाइलें उस एक प्रोडक्शन चेन से निकलेंगी बाहर। और भारत के पास जो अभी स्टॉक है, मोर देन 1000 पब्लिक डोमेन पे जो अवेलेबल जानकारी। और हम अपने दर्शकों को बता दें, हम ऐसी कोई भी गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। जो भी हम इस चर्चा में जिस पे जानकारी का जिक्र कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन पे पहले से मौजूद है, हम उन्हीं को बता रहे हैं। ये जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है, वो जानकारी है। तो कुल मिलाकर ये मिसाइल पिछले 2 दिनों से चर्चा में है, और अब ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार है कि क्या पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। जो भी होगा, वो ऑफिशियल जो भी होगा, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा, जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारतीय सेना की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जो भी अपडेट आएगा, हम आप दर्शकों तक लाते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ दिग्विजय जी थे। मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।